नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग टेट के लिए सीजी टेट के लिए शिक्षक भर्ती के लिए पेडागोजी के 30 सवालों को सॉल्व करेंगे और इसमें 30 प्रश्नों में 30 सवालों को पूरा हल करेंगे और सभी को सही करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन हम कब प्रारंभ करते हैं? तो कब प्रारंभ करते हैं? जब कोई हमारे सामने समस्या आ जाता है तभी हम चिंतन प्रारंभ करते हैं। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या का होना। तो डी हमारा सही आंसर है, समस्या। अगला प्रश्न क्या है? चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। तो चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ज्ञानात्मक पहलू। ज्ञानात्मक पहलू मतलब जो दिमाग से जुड़ा हुआ। तो सोचना, समझना, तर्क करना, ये सब हम किसकी मदद से करते हैं? दिमाग की मदद से करते हैं। तो ये ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन जो है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। भावनात्मक, ये जो है दिल से जुड़ा होता है, और क्रियात्मक जो है हमारे शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर होगा चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, तो ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन। अगला प्रश्न क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल ही सही है। और जीन पियाजो का भी कहना है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में पूरा होता है। बिल्कुल सही। जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है उसमें 4 चरणों में संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हुआ। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये क्या है? गलत है। तीसरा हमारा गलत हुआ, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है कौन सी अवस्था में आता है? 7 से 11 वर्ष तक जो है पाया जाता है। जन्म से 2 वर्ष जो है सेंसरी मोटर स्टेज का अवस्था होता है। सेंसरी मोटर स्टेज। तो तीसरा हमारा गलत होगा। तो 1 और 2 हमारा बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कणा में पहले क्या होता है? एक सामान्य सा नियम बताया जाता है और फिर विशिष्ट प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। तो निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव जो रीजनिंग है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उस नियम से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। इसको बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग या निगमनात्मक तर्कणा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा। जैसे एक बच्चे को बताया जाता है क्या कि मानव क्या है? नश्वर है। मानव नश्वर है, एक सामान्य नियम हुआ। तब बच्चा जान जाता है कि मान लो भोलू क्या है? एक नश्वर है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है निगमनात्मक तर्कणा। नियम पहले बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या की पहचान करना ही समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, समस्या की पहचान। अगला प्रश्न क्या है? समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका के संबंध में क्या सही है? इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या शिक्षक के क्या रोल है, उसके संबंध में क्या सही है? शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल ही सही है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही यही है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ये गलत है। केवल शब्द एक निगेटिव वर्ड है। केवल को पहचानते ही हम उसे गलत कर सकते हैं। तो 2 हमारा गलत हो गया। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए, ये भी बिल्कुल ही सही है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ स्लोली स्लोली सीखते हैं। तो बच्चों के सीखने की गति के हिसाब से हमें अपने शिक्षण विधियों में भी केवल हेर-फेर करना है, बदलते रहना है। तो हमारा 1 और 3 दोनों ही क्या है? सही है। दूसरा हमारा गलत है। तो 1 और 3 जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 1 और 3। सृजनात्मकता के जनक कौन है? तो क्रिएटिविटी के फादर कौन है? वो है टॉरेंस। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, टॉरेंस। स्पीयरमैन जो है बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी। बुद्धि का 2 फैक्टर थ्योरी जो है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। और 2 फैक्टर क्या-क्या बताए गए? जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसको भी आप याद रखिएगा। थार्नडाइक को जानते ही हो, ट्राई एंड एरर के सिद्धांत से संबंधित है। ट्राई एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से ये जो है संबंधित है। और 3 मुख्य रूप से नियम भी दिया गया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। स्किनर चूहे और कबूतर में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। चूहे और कबूतर, इन दोनों में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं स्किनर। और इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किससे संबंधित है? स्किनर महोदय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। एक और प्रश्न आया था टीचर भर्ती में, क्या प्रश्न था कि अपसारी चिंतन किसके द्वारा दिया गया? तो अपसारी चिंतन जो है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, चिंतन वाला। ठीक है, अपसारी चिंतन जो कि क्रिएटिविटी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। तो उस योग्यता को बोला जाता है क्रिएटिविटी, अर्थात सृजनात्मकता। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो कुछ अलग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स
सोचने के लिए, काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो सृजनात्मकता से संबंधित होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्य बिल्कुल है, मूल्यांकन भी है और अधिगम अनुभव, ये तीनों ही मूल्यांकन से संबंधित हैं, लेकिन शिक्षण अनुभव ये मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये प्रश्न भी कई बार सीजीटीएट में आया हुआ है। तो शिक्षण अनुभव मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। त्रिकोण ऐसा होता है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य शामिल होता है, अधिगम अनुभव होता है, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन, ठीक है, लेकिन शिक्षण अनुभव जो है शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मानक मूल्यांकन जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है मानक। निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये जो है कक्षा शिक्षण के दौरान टीचर के द्वारा किया जाता है। टीचर पढ़ाते हुए या पढ़ाने से पहले जो प्रश्न पूछता है वही है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, इसका उदाहरण होता है वार्षिक परीक्षा, जो टर्म इन एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये सब क्या है? ये है समेटिव असेसमेंट, अंग्रेजी में भी पूछता है। समेटिव असेसमेंट, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है तो उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, और कुछ करेक्शन करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सीसीई, सीसीई का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन इवोल्यूशन, तो ये भी मूल्यांकन से संबंधित है। मानक जो है मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो ए हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। अगला प्रश्न क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्य के लिए बीएस ब्लूम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। तो उसी में जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है ज्ञान, जिसमें जो है तथ्यों को याद किया जाता है। ज्ञान के बाद आता है नॉलेज, नॉलेज के बाद क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग या अवबोध, अवबोध। ज्ञान में जानकारी को याद करते हैं, अवबोध में जानकारी को क्या करते हैं? समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। अवबोध के फिर बाद आता है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, जिसमें हम समस्या का नवीन परिस्थितियों में उन जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं, तो अनुप्रयोग आता है। अनुप्रयोग के बाद आता क्या है? विश्लेषण, विश्लेषण, ठीक है। दी गई जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और हल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण। उसके बाद आता है संश्लेषण, संश्लेषण में छोटी छोटी जो जानकारियाँ दी जाती है उसको समग्र रूप में आपस में जोड़ के हल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है संश्लेषण। और अंत में आता है मूल्यांकन, ठीक है। तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? सीसीई में औपचारिक तथा योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो सीसीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन, ठीक है। जिसमें औपचारिक मतलब समेट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सेदारी होता है 60%, और समेटिव असेसमेंट मतलब योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट का हिस्सेदारी होता है 40%। तो 60 और 40 जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन चेंज हो गया है, तो ऑप्शन ये वाला, ठीक है, 60% और 40% होगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में क्या क्या होता है? विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है और वैधता होता है, लेकिन अभिक्षमता जो है शामिल नहीं होता है। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अभिक्षमता। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी के सीखने में यदि कोई रिक्तियाँ रह गई हैं, कोई गैप रह गया है, कुछ चीज़ को हम सिखाना चाहते हैं लेकिन वो सीख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? समुचित उपचारात्मक कार्य हमें करना होगा। तो बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। पहले डायग्नोज करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या और क्यों दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद उसका हम जो है उपचारात्मक कार्य करेंगे, उपचारात्मक शिक्षा उसको प्रदान किया जाएगा, ताकि लर्निंग में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको पूरा किया जा सके। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आरटीई जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, ये एक्ट अधिनियम है 2009 का। इसे पूरे देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2010, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन भी किया गया, और शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A में जो है रखा गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ये करता है समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, ताकि प्रत्येक बच्चे तक जो है शिक्षा जो है पहुंच सके। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या है? CWSN का अर्थ है
CWSN का अर्थ क्या है? चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड, W फॉर विथ, S फॉर स्पेशल, N फॉर नीड। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। CWSN का फॉल फॉर्म होगा चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। प्रक्षेपी विधियों प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का उपयोग किस मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो प्रक्षेपी विधि का जो इस्तेमाल है वो व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा व्यक्तित्व। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा इंक बॉट टेस्ट किसने प्रतिपादित किया था? तो उनके नाम से ही स्पष्ट है, हरमन रोरसा जो है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और यह एक व्यक्तित्व मापने की क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है। व्यक्तित्व परीक्षण मतलब पर्सनालिटी टेस्ट इसके द्वारा किया जाता है। पर्सनैलिटी। अगला प्रश्न क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो गेस्टाल्ट मतलब होता है संपूर्ण या संलग्न। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और गेस्टाल्ट वादियों में किसका किसका नाम प्रमुख है? गेस्टाल्ट वादी कौन कौन आता है? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन जो है गेस्टाल्टवाद के संस्थापक माने जाते हैं, तो इस बात को याद रखिए। कर्ट लेविन और कोहलर, वर्दीमर, सॉरी वर्दीमर जो है इसके संस्थापक हैं गेस्टाल्टवाद के। कोहलर, वर्दीमर, कोफका, ये सब गेस्टाल्टवादी हैं। इनसाइड थ्योरी, सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद से ही संबंधित, जिसको कोहलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है? अधिगम का वह कौन सा सिद्धांत है जो पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट, शिक्षण सूत्र का समर्थन करता है? तो ये समर्थन करता है गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर के द्वारा। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है किसी भी समस्या को समग्र रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? समग्र रूप में देखता है। तो आंसर सी हमारा राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ट्राई एवं एरर सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है। पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या शिक्षण मशीन की अवधारणा किसने दी है? तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब अभिक्रमित अनुदेशन या शिक्षण मशीन की जो अवधारणा है ये दिया गया है BF स्किनर के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित है और संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। स्किनर जो है शिक्षण मशीन से संबंधित है। वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी से संबंधित है। तो इस अभिक्रमित अनुदेशन दिया गया है BF स्किनर के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इन सेट थ्योरी कोहलर इससे संबंधित है। गेस्टाल्टवादी है। प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक समूह कारक का सिद्धांत भी दिया था, थॉर्नडाइक संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलाव संबंधित है। बार बार जब उसी ऑप्शन को देखोगे पढ़ोगे तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं चारों ऑप्शन को डील करने की कोशिश करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो टीचर स्टूडेंट रेशियो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितना होना चाहिए? 1:30, मतलब 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए RTE अधिनियम 2009 के अनुसार। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? RTE अधिनियम 2009 के मानदंडों के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर मतलब मिडिल स्कूल कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार स्टूडेंट और टीचर रेशियो कितना होना चाहिए? 35:1। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्राइमरी के लिए 30:1 और मिडिल के लिए 35:1। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक थे। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक थे वुंड। ठीक है, ये कुंट नहीं है, ये वुंड है। तो वुंड ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ उधर उधर हो गया है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। तो इलाहाबाद जो है आजकल इसको प्रयागराज बोला जा रहा है। प्रयागराज, प्रयागराज में ही है मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को एक हफ्ते में 45 घंटा काम करना चाहिए। 45 घंटे के हिसाब से योजना बनानी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 45 आवर। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है पेस्टालॉजी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा पेस्टालॉजी। हर्पर जो है पंचपदी प्रणाली से संबंधित है, जिसके जरिए हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। फ्रोबेल किंडरगार्टन से संबंधित है। किंडरगार्टन
अगला प्रश्न क्या है, देश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का गुणनफल है। तो ये कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार जो है बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा वुडवर्थ। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो प्रगतिशील विद्यालय, ठीक है। जॉन डीवी द्वारा लैब विद्यालय की स्थापना किया गया था, जिसको प्रगतिशील विद्यालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये वह एक जॉन डीवी एक प्रगतिवादी थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।